स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और अभी तक के लेक्चर में हमने करंट एक्सिटी में बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते और बहुत इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। ये इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, ये टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी, या रेजिस्टिविटी दोनों भी लिख सकते हो आप। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों, कुछ भी। आपको ये देखना है कि टेम्परेचर राइज या फॉल करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो मेरे पास एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं बात करूं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट है और इनिशियल रेजिस्टिविटी आर रो नॉट है। आपको ये रिलेशन पता है कि आर नॉट इक्वल टू रो नॉट ए बाय रो नॉट एल बाय ए होगा। ये तो आपको पता है। हमने क्या किया, इसको हीट किया। अगर मान लो हीट करने से पहले इसका टेम्परेचर है टी नॉट। देखो, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पे करंट परपेंडिकुलर है, ये वाली लेंथ है ये। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस रो नॉट, रेजिस्टिविटी इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट और रेजिस्टिविटी रो नॉट है, ठीक है। टेम्परेचर अभी का मान लो रूम टेम्परेचर है टी नॉट, रख लो इसको। आपने इसको हीट किया। क्या किया आपने इसको हीट दे दी। हीट करने के बाद मान लो जो टेम्परेचर बना, दैट टेम्परेचर इज टी, एंड राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, राइज इन टेम्परेचर। भाई देखो, टी तो हीट करने के बाद है और इनिशियल टी नॉट है, इसको कह सकते हो आप डेल्टा टी। ये आपका राइज इन टेम्परेचर है। तो राइज इन टेम्परेचर कितना है, राइज इन टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा टी। इतना टेम्परेचर बढ़ा है जब आपने हीट दी है। तो शुरू में टेम्परेचर टी नॉट है, गर्म करने के बाद टी हो गया, टी माइनस टी नॉट इज योर राइज इन टेम्परेचर। तो ये देखा गया कि रेजिस्टेंस विल बी चेंज्ड। अगर आप गर्म करोगे तो एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर आप किसी भी मटेरियल को गर्म करते हो तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमने देखा कि हीट करने के बाद रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, और वो रेजिस्टेंस क्या है, मान लो डेल्टा आर है वो, और डेल्टा आर क्या है, ये चेंज होने के बाद है और ये इनिशियल था। शुरू में रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था आर नॉट है, और गर्म करने के बाद आर हो गया, तो ये चेंज है। तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो डेल्टा आर है ना, ये प्रोपोर्शनल था राइज इन टेम्परेचर के। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि आपने जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर में होने वाला चेंज जितना ज्यादा है, रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज भी उतना ही ज्यादा है। और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि शुरू में रेजिस्टेंस कितना था, उस हिसाब से भी चेंज आया। तो है ना, ये डिपेंड करता, प्रोपोर्शनलिटी का निशान है ये। तो जब देखा गया कि डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहां एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को हम अल्फा कहते हैं। अल्फा ये एक कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको और में रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। तो देखो, इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस था R, शुरू में था R0 और डेल्टा R क्या है, इंक्रीज है। तो आप सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी के बाद ये इक्वल टू का निशान आएगा। तो अगर मैं R की वैल्यू देखूं तो क्या R इक्वल टू R0 प्लस डेल्टा R नहीं होना चाहिए? भाई जो नया रेजिस्टेंस है वो कैसे मिलेगा, शुरू का रेजिस्टेंस प्लस टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, दैट इज डेल्टा R। तो यू कैन राइट, आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट R एज अ R0, यहां पर क्या लिखोगे, R0 डेल्टा T इंटू एल्फा। आप R0 को कॉमन ले लो और क्या लिखोगे आप, R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। ये वेरिएशन है आपका रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। ये देखो, मैं R0 की जगह, R की जगह क्या लिख सकता हूं, रो L बाई ए, और R0 की जगह रो नॉट L बाई ए। चाहे तो इसको L कर दो। मान लेते हैं हम कि लेंथ वगैरह चेंज नहीं हो रही है, होना तो चाहिए पर हमने ये माना ये चेंज नहीं हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। जो अल्फा है, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूं इस जगह से, तो देखो क्या आएगा, R माइनस R0, ये इधर आ गया, इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा T। इस R0 और डेल्टा T को इधर ले आओ, तो R माइनस R0 अल्फा डेल्टा T, इसको बोलते हैं, सॉरी, R0 डेल्टा T इक्वल टू अल्फा। या आप ऐसे लिख सकते हो, रो माइनस रो नॉट बाय रो नॉट डेल्टा T। इस अल्फा की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन इनवर्स है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये आपको मेंशन होगा। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर मैं अल्फा की डेफिनेशन आपको बोलूं तो क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो या रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हो, दोनों लिख सकते हो, चाहे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी। ये चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, देखो ये दोनों, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस, दिस इज चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो चेंज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विच इज R0 या रो नॉट पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख लेंगे। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ये दोनों, ये रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। और अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है जिसकी एसआई यूनिट केल्विन इनवर्स होगी, और ये डेफिनेशन है इसकी। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, ये तो हमने वेरिएशन पढ़ा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो अल्फा होता है ना, ये अल्फा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट फॉर
डिफरेंट मटेरियल। अच्छा, ये जो अल्फा है, आपको बता दूं, ये अल्फा एक्चुअल में कांस्टेंट है, बट ये अल्फा ना खुद भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अल्फा वैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर आपको अगर हम वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ले लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर का डिपेंडेंस तो होता है बट बहुत कम होता है। आपको ये मानना है कि अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट इन एक्चुअल अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये ध्यान रखें आप। और ये जो अल्फा है ये अलग अलग मटीरियल्स के अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मेटल्स की, अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग होता है। अगर आप बात करो मेटल्स के लिए, 4 मेटल्स, अल्फा कैसा होता है? अल्फा इज पॉजिटिव। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा हमेशा। यानी कि अगर आप बात करो, ये फॉर्मूला था आपके पास, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी इसके हिसाब से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए टेम्परेचर के साथ। ये वाला फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप बात करो सेमीकंडक्टर्स की, अल्फा इज नेगेटिव। अगर आप बात करो इंसुलेटर्स की और इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लो, अल्फा इज नेगेटिव, उनके लिए भी नेगेटिव होता है। यानी उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। और अगर मैं बात करूं एक और चीज जिसके बारे में, ये तो आपसे कोई ज्यादा नहीं पूछता है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि अल्फा कुछ चीज़ों में नेगेटिव होता है, कुछ मटेरियल्स में पॉजिटिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए नेगेटिव होता है। और अगर मैं बात करूं एलॉयज के लिए, क्योंकि एलॉयज का बहुत बड़ा रोल है, अल्फा के लिए अल्फा इज स्मॉल पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होता है बट इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। यानी टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो एलॉयज होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आता, बिकॉज एलॉयज हैव वेरी स्मॉल value of alpha, temperature coefficient of resistivity or resistance, the change in resistance and resistivity with temperature is very small, and they also have large resistance, so they used as standard resistances. आप आगे देखोगे आपके प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में भी पूछा जाता है कि एलॉयज का हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में पोटेंशियोमीटर आगे पढ़ोगे आप, उसकी वायर, मीटर वेज की वायर, ये सारी वायर भी एलॉयज की बनी होती है। जितने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस है वो भी हम एलॉयज के बनाते हैं। और एलॉयज का बनाने के पीछे आपसे रीजन पूछेगा कि हम एलॉयज का क्यों बनाते हैं, तो आप बताओगे कि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत छोटा और पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आता। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते समय रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में चेंज आने लगे तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग एलॉयज को यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के केस में। और दूसरी बात, एलॉयज का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो है ही, पर वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है कि टेम्परेचर के साथ उनमें होने वाला जो चेंज है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में होने वाला जो चेंज है,
That change is very very small, so we use alloys in making of the standard resistances. ये बात आप ध्यान रखें, बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना. अच्छा, इसके बाद अब हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं. ये तो हमारा मैथमेटिकल रिलेशन आ गया. अब हम पढ़ते हैं कि भाई डिफरेंट मटेरियल्स पे हमें पता भी चल गया कि भाई मेटल्स का क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, एलॉयज की, सेमीकंडक्टर की, सॉरी इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की और इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज होगी, और एलॉयज की इंक्रीज होगी बट बहुत कम. ये तो हमें वैसे भी पता चल गया, पर अब हम इसका बेटर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है. अल्फा से हमें पता तो चल गया, बट अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे. स्क्रीन को पॉज करके बेटा राइट डाउन जरूर करते रहें, क्योंकि अपने आप नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं. नोट्स अपने आप बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा. देखें अब क्या होता है. हमने एक रिलेशन पढ़ा है, वी नो, एक रिलेशन हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वेयर टाउ. इससे पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, और रेजिस्टिविटी की बात करें तो इट इज M अपॉन NE स्क्वेयर टाउ. यहां पर M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वो लेंथ जिसमें करंट फ्लो कर रही है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच करंट फ्लोज. ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये लगभग 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के करीब होता है. अगर मैं मेटल की बात करूं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि एक रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर, तो कॉपर के अंदर 10 की पावर, कॉपर में 10 की पावर 29 एटम्स पर मीटर क्यूब होते हैं. अब सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी एक एटम में फ्री हुआ तो इतने इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही है. इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं. अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये किसके लिए बात है, मेटल्स के लिए. हर एक के लिए नहीं, कहीं हर एक के लिए समझ लो आप. अच्छा, टाउ क्या है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. देखो जब हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किया था, तब आपको रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताया था कि जैसे ही कंडक्टर के अंदर, आप जानते हो थर्मल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं. पर जब आप और गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे. जिन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो उन एटम्स से टकराएंगे, और टकराने की वजह से देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, एंड दैट कोलिजन इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस. भाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, टकरा रहे हैं, उनकी लड़ाई हो रही है बीच के अंदर, और वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप चल रहे हो और आपके रास्ते में कोई चीज आ जाए तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे. रुकावट को ही तो रेजिस्टेंस कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है, मान लो यहां पर आपके पास एक जगह पर, मान लो ये एक रॉड है ना, इसमें बहुत सारे एटम्स भी हैं जगह जगह पर. यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला, वो पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया. टकराएगा तो देर से पहुंचेगा. तो उस टकराने का मान लो यहां का टाइम t1 था, ये t2 था, और इन सबके एवरेज को हमने क्या बोला था, सबके एवरेज को हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला था, याद हो आपको. तो ये रिलैक्सेशन टाइम है, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो देखो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या क्या चीजें फर्क नहीं पड़ेंगी, किन चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा. हम मान के चलते हैं कि मास, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इन पे असर नहीं पड़ता.
भाई वैसे तो गर्म करने पे लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ती है, पर हम इतना ज़्यादा गर्म नहीं कर रहे कि लेंथ और एरिया बढ़ जाए, इतना ज़्यादा गर्म नहीं कर रहे भाई। 30 डिग्री से 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री कर रहे हैं, ये नहीं 500 1000 करे कि मेटल ही मेल्ट हो जाए। हम उतना गर्म कर रहे हैं कि जिससे कि लेंथ, एरिया और क्रॉस सेक्शन इन चीज़ों में फर्क ना पड़े। तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एन एंड टाउ, और रेजिस्टिविटी भी प्रोपोर्शनल होगी किसके, एन और टाउ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम, इनके प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन हमें मिला, ठीक है, कि इन चीजों पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। टेम्परेचर से ना तो मास में फर्क पड़ रहा, ना लेंथ में, ना एरिया में, ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम ये मान रहे हैं। आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्यों फर्क पड़ेगा? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि जब आप एटम को हीट करते हो तो जो कुछ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, आयंस जनरेट करते हैं, ठीक है। इसको हमने आयनाइजेशन पढ़ा था कि आयनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। तो चूंकि गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो सकते हैं, इसीलिए ये एन पे भी डिपेंड करता है। और रिलैक्सेशन टाइम, तो हमने क्या पढ़ा कि जब हम हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये कोलिजन का टाइम डिक्रीज हो जाएगा और उससे फर्क पड़ना है, रिलैक्सेशन टाइम में फर्क पड़ना है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के लिए। सबसे जो पहला हमारा वो है मेटल्स या कंडक्टर्स कह दो, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। तो आपको पता है कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज ml/a/n/e² टाउ। तो अभी मैंने बताया आपको कि R प्रोपोर्शनल टू 1/n और R प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। होगा क्या, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, which results decrease in relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीजेस। यानी कि जब आप कंडक्टर को हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एटम्स के साथ, आयंस के साथ और आपस में कोलिजन का जो सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम है दैट एवरेज टाइम डिक्रीजेस which results increase in resistance और resistivity। आप resistivity रो के लिए भी लिख सकते हो m/n/e² टाउ, दोनों में से किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपके माइंड में बात आ रही होगी, सर ये n भी तो आपने कहा है कि n इंक्रीजेस, n भी तो इंक्रीज होगा इन कंडक्टर्स। ये ध्यान रखना, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने रिलैक्सेशन टाइम को तो डिक्रीज किया है पर एन भी तो इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन होंगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो याद रखना, इन कंडक्टर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी हाई। सो इंक्रीज इन एन is very small। आयनाइजेशन होने के चांसेस कम होंगे और जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे भी वो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। कंडक्टर्स में आपको बताया है नियरली 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं। उनके पास वैसे ही फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उनको इस इंक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम विच इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर। अगर मैं आपको कहूं कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ, ध्यान रखना टेम्परेचर अगर केल्विन में हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, ध्यान रखिए, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ आएगा। अगर आप टेम्परेचर रो और आर का ग्राफ बनाओ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लोगे तो ऐसे बनाओगे ग्राफ, तब जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स के अंदर। तो ये ग्राफिकल वेरिएशन है, ये याद रखना, 0 से स्टार्ट करना जब अगर केल्विन में आप लिखो तो, और खाली टी लिख देते हो तो दोनों में से कोई भी चलेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रेजिस्टेंसेस होता है कंडक्टर के अंदर। हाँ 0 केल्विन पे तो आप कह सकते हो ये 0 से स्टार्ट करना है उस केस में, ये ध्यान रखें आप। अगर हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बनाएं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का तो ठीक है। हाँ अगर हमें कोई बोलता है एलॉयज के लिए बनाओ, एलॉयज, अगर इसी में कोई एलॉयज का बोलता है तो एलॉयज में इंक्रीज तो होता है। अगर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एलॉयज के लिए बोला जाए आपको तो आप ऐसे बनाओगे, देखो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप बहुत कम होगा, इस लाइन के साथ स्लोप देखो ये बहुत कम स्लोप होगा, बहुत कम इंक्रीमेंट होता है, और ये स्ट्रेट लाइन बना है, ये ध्यान रखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, किसके लिए? एलॉयज के लिए, एलॉयज के लिए। अब एलॉयज, अगर हम एलॉयज की बात करें तो एलॉयज है कौन कौन से आपके पास, बताओ कुछ एलॉयज के नाम बताओ, आपको याद होना चाहिए एलॉयज के नाम, क्योंकि पूछे जाते हैं आपसे एलॉयज के नाम। एलॉयज में आपका कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है और मैंगनीन है। कौन कौन सा है? कॉन्स्टेंटन, क्या क्या है? कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम और मैंगनीन, ये एलॉयज हैं। याद रखना इनका ग्राफ, ये आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, अगर टेम्परेचर केल्विन में भी लोगे तो इसको 0 से स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि 0 केल्विन पे भी एलॉयज के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखें आप। तो ये मेटेलिक कंडक्टर का वेरिएशन था विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इन मेटेलिक कंडक्टर एंड इन एलॉयज द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature. The increase is more in case of the metal and very small in case of alloys. ग्राफिकल वेरिएशन भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। मेटल में आपको मेटल ना देके यहां बोल देगा कि कॉपर का बना के बताओ, एल्युमिनियम का बनाओ, सिल्वर का बनाओ, तो याद रखना कोई भी कंडक्टर के लिए ऐसा बनाओगे। अगर कोई बोलेगा, आपको बोल सकता है कि आप इनके लिए बना के दिखाओ, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, मैंगनीन, इनके लिए आप ये बनाओगे, ये ध्यान रखें। तो ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम इसके बाद जब हमने ये पढ़ा, इसके बाद अब अगला जो हमारे पास मटेरियल है दैट इज सेमीकंडक्टर। दो चीजों के बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, मैंने तो इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर का भी मैंने बताया है और मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पर आपके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एक ये जो अभी एलॉयज का कराया था ये भी पूछा जाता है, तो एलॉयज, मेटल और सेमीकंडक्टर। अब ध्यान रखें सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या है आपके पास? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये आपके पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। अब इनके लिए क्या होता है, देखो इनमें भी आपको पता है आर का फॉर्मूला ml/a/n/e स्क्वायर tau, which implies that r proportional to 1/n और tau, और rho equal to m/n/e स्क्वायर tau, which implies that rho proportional to 1/n और tau।
अगर रेजिस्टेंस पूछे तो ये वाला फॉर्मूला बताना, रेजिस्टिविटी पूछे तो ये लिखना, कोई एक लिखना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो दोनों साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए मैंने दो लिखा है। अगर रेजिस्टिविटी बोले तो आप ये लिखोगे, रेजिस्टेंस बोले तो आप ये लिखोगे, ध्यान रखना, ये जरूरी है। अब क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने पढ़ा टाउ जो है वो डिक्रीजेस और एन इंक्रीजेस। जब हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को हीट करते हैं तो एक्चुअल में जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर में ना दो तरह का बैंड होता है। एक्चुअल में इस बैंड के हिसाब से डिस्टिंग्विश होता है। सेमीकंडक्टर में नीचे वाला बैंड होता है वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। मेटल के, अगर ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और ये ना 3 eV से कम होता है, इसको बोलते हैं बैंड गैप। और जो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे ना वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो जो यहां वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप करके यहां पहुंच जाते हैं। आप कहोगे सर मेटल में क्या होता है, तो मेटल का जो अगर आप बैंड डायग्राम देखोगे तो मेटल में आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों ओवरलैप करते हैं मेटल में। और अगर इंसुलेटर में देखोगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनका गैप थोड़ा ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना नहीं है, मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताया। वैसे सेमीकंडक्टर में तो आपको पढ़ना ही है, लास्ट में आके आपको इनकी नॉलेज भी आ जाएगी, तब बता दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप समझना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कोलिजन का जो टाइम है, इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराना, मॉलिक्यूल अलग दूसरे आयन से टकराना, एटम से टकराना, वो कोलिजन का टाइम कम हो जाता है। और जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स है, मतलब सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो ब्रेकेज, बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से, हीट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं। और याद रखना, इन सेमीकंडक्टर द इंक्रीज इन एन डोमिनेट्स ओवर डिक्रीज इन टाउ, हेंस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जब आप सेमीकंडक्टर को गर्म करते हो तो उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से आप ये कह दो कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और यहां पर होल्स जनरेट होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन भी करंट को कैरी करता है सेमीकंडक्टर में और होल्स भी। जब मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था इसके पहले लेक्चर में मैंने करंट कैरियर्स को डिस्कस किया था कि किस किस मटेरियल में कौन कौन करंट को कैरी करता है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करंट के कैरियर्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो उसकी जो वैकेंसी होती है, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, उसको होल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं सेमीकंडक्टर में, और जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये ध्यान रखें। तो अगर आपको कोई सेमीकंडक्टर के लिए बताए, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कोई ग्राफ बोले आपको बताने को, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का ग्राफ बोले टेम्परेचर के साथ, तो ऐसा ग्राफ बनाओगे, डिक्रीज होता है। इसमें आपको सिलिकॉन भी बोल सकता है, जर्मेनियम भी बोल सकता है, आर्सेनिक भी बोल सकता है। आजकल ट्रिक अप्लाई करते हैं, दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्टली कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। क्या पूछा जाता है, सिलिकॉन के लिए बनाओ, जर्मेनियम के लिए बनाओ, आर्सेनिक के लिए बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है। अब हम किसकी बात करते हैं, अगली बात हमारी आती है इंसुलेटर्स की। अब आपको पता है कि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो परफेक्टली इंसुलेटर हो। परफेक्टली इंसुलेटर नहीं है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बेशक एनर्जी गैप इसका लेस देन 3 eV है, इसका क्या है, ये इंसुलेटर है ना, ये बताया था मैंने,
Eg जो है 3 eV से बड़ा होता है और इसमें क्या होता है 3 eV से कम होता है सेमीकंडक्टर में। यानी जो एनर्जी का गैप है, जिस एनर्जी को लेने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करेगा, वो सेमीकंडक्टर में कम होता है, इंसुलेटर में ज्यादा होता है, पर अलग अलग इंसुलेटर में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसुलेटर में ही बहुत ज्यादा होगा, कुछ में कम भी होता है। तो जब आप सेमीकंडक्टर को गर्म करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप कर जाते हैं, फिर से नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। और रीजन क्या है, वहां पर भी रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज ही होगा, पर उस केस में भी नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इनके लिए भी ग्राफ, ये ग्राफ आप सेमीकंडक्टर के लिए भी बना सकते हो और ये इंसुलेटर्स के लिए भी बना सकते हो, डिक्रीज होगा उसमें भी, ध्यान रखना। और अगर हम आइडियल इंसुलेटर की बात करें, आइडियल इंसुलेटर, तो उस केस में तो n कितना होगा 0 और रो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, रो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बट हम आइडियल की बात नहीं कर रहे, आइडियल तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो नॉर्मल इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी क्या होता है डिक्रीज, और डिक्रीज होने का कारण क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। तो हमने क्या पढ़ा कि इंसुलेटर में भी क्या होता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, बिकॉज इन इंसुलेटर नंबर ऑफ करंट carriers increases with increase in temperature, which dominates over decrease in relaxation time। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा। अगर आप रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो नॉर्मल कंडक्टर से डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारे जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मेटालिक कंडक्टर्स के में जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की तुलना में बहुत कम होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं उसमें आयंस गिनती में हो सकते हैं, बट 1 मीटर क्यूब में मेटल के अंदर 10⁻29 के करीब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। होता क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दो बातें होती हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस डिक्रीजेस। भाई आयंस को जो बाउंड करके रखे हुए है फोर्स, वो फोर्स क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज हो जाती है, और उस फोर्स के डिक्रीज होने की वजह से आयंस फ्री हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, सो एन इंक्रीजेस। अब भाई बॉन्डिंग भी कमजोर हो गई, आयंस भी ज्यादा मिल गए, तो क्या होगा, विच डिक्रीजेस रो और आर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए भी आप ग्राफ ऐसे बना सकते हो, यानी कि जब आप गर्म करोगे मेटल्स को तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट की भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंसुलेटर्स में भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। याद रखना, मैं हर इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं, आइडियल इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगला एक टॉपिक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स।
ये भी ध्यान रखने वाला टॉपिक है। बहुत सारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखो ओम्स ने एक रिलेशन दिया था। ओम्स ने कहा था V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू IR। ओम्स का सिंपल लॉ था, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस यानी लेंथ, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम ओम्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ओम्स, if you draw, suppose this is current, this is voltage, this is minus I, this is minus V, the graph should be like this। ऐसे ग्राफ होगा, प्लस माइनस तीनों दोनों तरफ हो सकता है। ये ओम्स के लॉ से था कि V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये ओम्स ने कहा था। ठीक है, हम ज्यादातर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आप, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार यहाँ I होता है, यहाँ V होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक्सिस पे कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्लोप में चेंज हो जाएगा, दोनों ग्राफ के स्लोप अलग अलग होंगे, इसका 1/r होगा, उसका r होगा, V और I ग्राफ का। ठीक है, पर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। बट मेन बात क्या है कि ओम्स ने अपने लॉ में कहा था कि अगर फिजिकल कंडीशन यानी टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारी की सारी चीजें अगर आप कांस्टेंट रख दो तो V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और उस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होगा। इसका स्लोप तो 1/r है, कांस्टेंट होगा। बट हर मटेरियल इस लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ओम्स का जो लॉ है वो कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, वो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। वो जस्ट एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन फॉर स्पेसिफिक मटेरियल्स। ठीक है, तो दोज मटेरियल्स and circuits for which VI relation is strongly valid and graph comes to be straight line, called लीनियर सर्किट और ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यहां पर कई बार ये भी बोल देते हैं, याद रखना, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि ये कोई फंडामेंटल लॉ तो नहीं है, एक एम्पेरिकल रिलेशन है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है? द लॉ is not valid for all materials under all conditions। भाई बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कंडीशन मैच नहीं करती, तो VI का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ठीक है, तो उन सर्किट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? उन सर्किट्स को बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गली सर्किट ओमिक कंडक्टर्स, द लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑल मटेरियल अंडर ऑल कंडीशंस, है ना। और इसके बाद क्या है, आप क्या लिखोगे? द सर्किट्स इन विच VI graph is not linear, या स्ट्रेट कह दो, called non-linear circuits और non-ohmic conductors, यानी इनके लिए ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। देखो ओम्स लॉ तभी ओबे होगा जब आप सारी की सारी कंडीशंस, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, इन सबको अगर आप कांस्टेंट रखो, इन्हीं कंडीशंस में ओम्स का लॉ ओबे होगा, अदरवाइज ओम्स का लॉ ओबे नहीं होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्लियर है? I और V नॉन लीनियरली वेरी करेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर में, ये लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं I और V का ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा आता है, ये किसका ग्राफ है?
फिलामेंट ऑफ लैंप। जो लैंप है आपका, बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट है, गर्म करने पे क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ठीक है, अगर मैं बात करूं डायोड वॉल्व की बात कर रहा हूं मैं, डायोड वॉल्व होता है। अगर मैं डायोड वॉल्व की बात करूं, आप डायोड पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में, डायोड वॉल्व आपको आगे पढ़ना है, तो उसके लिए भी ग्राफ ऐसे भी आ सकता है। ये डायोड वॉल्व है। ये किसके लिए ग्राफ है, ये डायोड वॉल्व, उसका ग्राफ है। अगर मैं डायोड की बात करूं, सेमीकंडक्टिंग डायोड, ये माइनस वी और ये प्लस का वी, ये प्लस का आई, ये माइनस का आई, तो उसके लिए ग्राफ आप ऐसे पढ़ोगे। ये वाला ग्राफ आपको सेमीकंडक्टर्स में पढ़ना है। ये किसके लिए ग्राफ है, सेमीकंडक्टर डायोड के लिए। ये ग्राफ है वी और आई के बीच का। ठीक है, एक और मटेरियल होता है जिसको थर्मोकपल या थर्मोजिस्टर्स कहते हैं। थर्मोजिस्टर, थर्मोकपल, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे शायद आपको पढ़ना पड़े थर्मोजिस्टर्स या थर्मोकपल। उसके लिए जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये किसके लिए है, थर्मोजिस्टर्स के लिए। ऐसे भी ग्राफ आ सकते हैं, और ये सारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब आपके माइंड में बात चल रही होगी, सर थर्मोजिस्टर क्या है, थर्मोकपल क्या है। होता क्या है कि आप ना दो अलग अलग मटेरियल ले लो। आपको पता है अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग होती है पर मीटर क्यूब में। तो अगर मैं एक कॉपर की वायर ले लूं और एक आयरन की वायर ले लूं, या एक एंटीमनी की वायर ले लूं और एक बिस्मिथ की वायर ले लूं, एक तरफ हॉट कर दूं, मान लो इसको हॉट किया और इसको कोल्ड कर दिया, ऐसे यहां हॉट कर दिया और यहां कोल्ड कर दिया, तो इसमें अपने आप करंट फ्लो होने लगेगा। इसमें करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा, कॉपर टू फेरिक हॉट जंक्शन, बीच में कॉपर से करंट आयरन की तरफ जाएगा और बीच में कौन सा जंक्शन आएगा, हॉट। और इसमें क्या होगा, एंटीमनी टू बिस्मिथ और इसमें कोल्ड। इसको याद करने का तरीका था ABC, और इसको हम हॉट कॉफी से याद रखते थे। यानी अगर कॉपर और आयरन हो तो कॉपर टू फेरिक हॉट जंक्शन इन बिटवीन, एंटीमनी और बिस्मिथ हो तो एंटीमनी टू बिस्मिथ कोल्ड जंक्शन इन बिटवीन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया थर्मोकपल। यानी कि अगर आप मटेरियल्स दो अलग अलग कंसंट्रेशन के मेटल लेते हो, एक को गर्म करते हो एक को ठंडा करते हो, तो भी करंट का फ्लो होता है। वैसे तो नॉन कंडक्टर में आप ये दो ही बना दोगे तो काफी है। यानी याद रखना, जिन ग्राफ्स में, जिन मटेरियल्स में वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। और वो ये शो करता है कि ओम का रिलेशन कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, दैट इज ओनली एन एम्पेरिकल रिलेशन विच इज वैलिड अंडर सम फिजिकल कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस एंड फॉर सम यूनिक टाइप ऑफ मटीरियल्स। हर मटीरियल के लिए हर कंडीशन में ओम का लॉ वैलिड नहीं है। जिनमें वैलिड नहीं है उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, तो ये क्लास आपकी अपनी है, डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। घर पे रहें, सेफ रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच बेटा।